बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली जो नचिकेत मौर्य समिति के सुझाव वाली जो क्लास थी उसमें जो आपने कमेंट किए हैं उसका मैं जवाब दे देता हूं, उसके बाद में फिर क्लास शुरू करते हैं। और अवनीश कुमार ने लिखा है जो है वित्तीय समावेशन का परिभाषा कि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना ही वित्तीय समावेशन है। बिल्कुल सही है। गीता चक्रधारी ने भी सेम लिखा है और सतीश कुमार, श्वेता यादव, प्रिंसी ने भी वही लिखा है। अभयराज, आप आंसर राइटिंग लिखकर कहाँ सेंड करें फीडबैक के लिए? आपका कमेंट समझ में नहीं आ रहा है, बट शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैं आंसर लिखूं उसको कहाँ पर भेजूं, यही आप कह रहे हैं ना। देखिए, मैं कोई इतना बड़ा सवाल नहीं पूछता हूँ कि उसको आप 150 शब्द में लिखेंगे। मैं सिंपल सा पूछता हूँ कि 2 लाइन में आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही लिख दें, ठीक है। और आपके सामने ही कमेंट पढ़ रहा हूँ। मोहम्मद जफर, सर जी आप लाइव क्लास किस टाइम पढ़ाते हैं? लाइव क्लास नहीं जाती है, क्लास सारी रिकॉर्डेड जाती है, ठीक है। जगदीश यादव, वित्तीय समावेशन का परिभाषा इन्होंने लिखा है, अच्छा लिखा है, सही पढ़ रहे हैं आप, समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। गायत्री साहू, सर यूपीएससी के लिए कौन सी बुक लें? यूपीएससी के लिए कौन सी बुक लें, इस सवाल का जवाब बहुत जल्द ही दिया जाएगा, ठीक है। एक वीडियो बना करके मैं बताऊंगा कि यूपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक आपको लेनी है। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। आकाश केसरी, इन्होंने लिखा है वित्तीय समावेशन का परिभाषा। गौरव राणा ने भी सही लिखा है। साहिल जी ने भी अच्छा लिखा है। राजू संजारी, आपने भी वही लिखा है कि बैंकिंग व्यवस्था से लोगों को जोड़ना ही वित्तीय समावेशन है, ठीक है। सही लिख रहे हैं सब लोग और समझ भी रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है। और जितने भी कमेंट आए हैं सबने लगभग सही लिखा है। थोड़ा सा जो अभी प्रॉब्लम आ रही है आपके आंसर राइटिंग में वो ये है कि लैंग्वेज पे थोड़ा सा काम करना है आपको। कोई एक भाषा, चाहे इंग्लिश या हिंदी, आपको अच्छे से आनी चाहिए। और जो आपकी भाषा है वो पत्रकारिता की भाषा नहीं होनी चाहिए, वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तरीके से होना चाहिए। अब ऑफिशियल लैंग्वेज और जो पत्रकारिता की लैंग्वेज में अंतर ये है कि आप उसको समझने के लिए आपको कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ने होंगे, या एनसीईआरटी की बुक भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में किस तरीके से चीजें लिखी होती हैं उस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, वहां से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं अपना। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, ठीक है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? सूक्ष्म वित्तीय बैंक, ठीक है ना। सूक्ष्म वित्तीय बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं या इनका उपयोग क्या है, ये किस प्रावधान के तहत काम करते हैं, और बैंक में और स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या अंतर है, इसको समझेंगे। इससे पहले आपने पेमेंट बैंक को पढ़ा था। तो पेमेंट बैंक के जो प्रावधान हैं वो लगभग स्मॉल फाइनेंस बैंक के जैसे हैं, बस कुछ एक प्रावधान स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलग हैं। और पेमेंट बैंक की कुछ सीमाएं निर्धारित हैं, उनकी बाउंड्री निर्धारित है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में उससे ज्यादा ढील है, यानी कि उससे ज्यादा उनको करने का अधिकार है। तो इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक उससे थोड़ा ज्यादा अधिकार रखते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए, ठीक है ना। 100 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए। अगर इतना नेटवर्थ आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्थापित करने के लिए, ठीक है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्थापित करने का जो उद्देश्य है वह वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को हासिल करना है और ऐसे क्षेत्रों में इन बैंकों को स्थापित करना है जहां पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं है, सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं, वहां पर इनको स्थापित करना है, ठीक है। वो अर्बन क्षेत्र हो सकते हैं, नॉन अर्बन क्षेत्र हो सकते हैं,
टोटल जो है एग्रीकल्चर एरिया हो सकती है, जहां पर जो है खेती किसानी के लोग रहते हैं। तो कुल मिलाकर के बैंकिंग सेवा का विस्तार करना है, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू बैंकिंग सेवा का विस्तार करना है, ठीक है ना। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में जो एक्ट है 2013 का, उसमें ये दर्ज होते हैं, यानी कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तरीके से दर्ज होते हैं। और जो इनके बैंकिंग क्रियाकलाप हैं वो आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949 और उसके आरबीआई के जो स्थापित होने का जो एक्ट था 1934, उसके जो रेगुलेशन है उसके तहत ये काम करते हैं। बाकी जितने भी बाद में रेगुलेटिंग एक्ट हैं आरबीआई के फाइनेंस के लिए, वो भी इन पर लागू होते हैं, यानी कि ये उससे बाहर नहीं है, ठीक है ना। अब इनका जो मुख्य कार्य है वह देखते हैं क्या है। एक चीज में और है, उसको आप नोट कर लेंगे। जिस प्रकार पेमेंट बैंक में स्थापित होने के 5 वर्ष बाद जो उसका ओनर है उसे अपना कुल शेयर 40% तक लाना होता है, ठीक है, 40% तक वो कोशिश करता है कि 5 वर्ष में उसका जो कुल शेयर है वो 40% तक आ जाए। ये अनिवार्यता नहीं होता है, लेकिन ऐसी उपेक्षा की जाती है कि कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन 12 वर्ष बीत जाने पर यह अनिवार्यता जो है, आरबीआई का रूल है कि उसको अपना शेयर 26% तक लाना होता है, ठीक है। यानी कि अगर 2020 में वो स्थापित कर रहा है तो 2032 में उसका जो शेयर है वो 26% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ऐसा आरबीआई इसलिए करती है ताकि बैंकिंग व्यवस्था में मोनोपोली ना स्थापित होने पाए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर चीजें होंगी तो उससे दिक्कत होगी। तो ये तो हो गए उसके नॉर्मल से मानदंड। अब उसके काम को देखते हैं कि वो काम किस प्रकार करता है और उससे क्या क्या छूट है। जो नॉर्मल बैंक होते हैं, जिसे आप पूर्ण बैंक कहते हैं, उनका काम क्या होता है? वो आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, वो आपको लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, इनके लिए कुछ बाइनरी बना दी जाती है कि आपको इतना पैसा किसी पर्टिकुलर एरिया में देना है। अगर वो बाइनरी ना बनाई जाए तो यह भी एक फुल बैंक के तरीके से ही काम करते हैं। पेमेंट बैंक में आपने देखा था कि वो लोन नहीं दे सकते हैं, वो केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी डिमांड डिपॉजिट, वो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, ये डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये दोनों जो है ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, डेबिट कार्ड भी इशू करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो आपको पैसा किसी का देना भी तो होगा। जैसे एटीएम कार्ड आपको जारी करना होगा ताकि वो उससे पैसा निकाल सके। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करते हैं, डेबिट कार्ड जारी करते हैं। अब चूंकि ये लोन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये लोन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो जब लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं। पेमेंट बैंक वाले उसमें आपने देखा था, उनके प्रावधान में क्या था कि वो लोन नहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जब वो लोन प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते थे। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए ये क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं। ये पॉइंट परीक्षा में आपको एकदम सीधे सीधे पूछा जाएगा, जिसको मैं बड़ी आसानी से बोल दे रहा हूं। ये सब बहुत ही पते की बात है, इसको आप एक एक करके नोट करते हुए जरूर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब कुछ आगे और बात कर लेते हैं इससे संबंधित। जिस प्रकार अन्य कॉमर्शियल बैंकों के लिए CRR और SLR के नियम हैं, उसी प्रकार SLR और CRR के नियम जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि सूक्ष्म वित्तीय बैंकों के लिए भी लागू होते हैं, ठीक है। इनके लिए ऐसा नहीं है कि ये अलग से ही कुछ लागू होते हैं। बाकी एक व्यवस्था ये है कि ये जो अपना लोन प्रोवाइड करेंगे, जो ये ऋण अपना प्रदान करेंगे,
उसमें से 75% जो ऋण होगा वो जाएगा कहाँ? प्राथमिक क्षेत्र में। ये जो है एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे, ये इसको यूनिक बनाता है, ठीक है ना। तो जो ये लोन प्रोवाइड करेंगे उसमें से 75% जो लोन होगा वो कहाँ जाएगा? प्राथमिक सेक्टर में। प्राथमिक सेक्टर इकोनॉमिक्स का वह सेक्टर होता है जो बिल्कुल जो है शुरुआत से जुड़ा हुआ है, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, जैसे आपका पशुपालन है, डेयरी है, ये सब क्या है? ये सब प्राथमिक सेक्टर है, ठीक है। जब प्राथमिक सेक्टर की प्रोसेसिंग होती है यानी कि दूसरे लेवल में जाता है तो वो जो है द्वितीय क्षेत्र हो जाता है और तृतीय क्षेत्र में आपका सर्विस आता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक सेक्टर में इनको अपने 75% जो है लोन देने होते हैं। ये इनको अलग करता है किससे? ये इनको पेमेंट बैंक से अलग करता है और ये इनको ये फुल बैंक से भी अलग करता है। फुल बैंक के लिए कोई बाउंड्री स्थापित नहीं होती है कि आपको इसी सेक्टर में देना है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक बाउंड्री होती है कि 25% इनको प्राथमिक क्षेत्र में ही देना है। एक शर्त इनके साथ और होती है, ये अपने कुल लोन का 50% ऐसे क्षेत्र में दे सकती या 50% से ज्यादा ऐसे क्षेत्र में नहीं दे सकते हैं जिनमें प्रति व्यक्ति का लोन 25 लाख से ज्यादा हो। इसका मतलब क्या है? इस तरीके से समझिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जब लोन प्रोवाइड करेंगे तो उनका जो 50% लोन होगा वो ऐसे व्यक्तियों को जाएगा जो 25 लाख के अंदर का ही कर्जा लेते हैं, उससे बाहर का नहीं लेते हैं। समझ गए ना बात को? तो पहली बार मैंने बात को बोला होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा। मतलब ये कि जैसे मैं कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हूं तो मैं अपना, जैसे मान लो मुझे 100 रुपए का लोन देना है तो 50 रुपए का जो मेरा लोन होगा वो मैं ऐसे व्यक्तियों को नहीं दे सकता हूं जो 25 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 रुपए का लोन आप 25 लाख वाले को कैसे देंगे? मैं एग्जांपल देके समझा रहा था, ठीक है ना। तो अपना वो लोन का 50% ऐसे व्यक्तियों को ही जो है दे सकते हैं जो 25 लाख से कम का लोन लेते हैं। तो ये है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये जो फुल बैंक होते हैं उनसे ये अलग इसलिए है क्योंकि इनके लोन देने की जो सीमा है वो निर्धारित है, उससे बाहर लोन नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके लिए बाध्यता है। तो ये है पूरा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक। इससे पहले आपने पेमेंट बैंक समझा था। चलिए आज एक सवाल देते हैं और उसका जवाब आपको लिखना है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा भी कि कैसे लिखना है। कई लोग इस बात से परेशान हैं कि कैसे लिखना है, किस प्रकार से भेजें, तो उसका जवाब मैं देता हूं आपको। ये छोटा सा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक ले नहीं सकता हूं इस क्लास में, तो थोड़ा सा चर्चा मैं जवाब लिखने पर कर देता हूं ताकि आप उसको भी अच्छे से सीख पाए, ठीक है ना। प्रश्न है, सूक्ष्म वित्तीय बैंक बैंक से किस प्रकार भिन्न है? बैंक से किस प्रकार भिन्न है? सूक्ष्म वित्तीय बैंक से किस प्रकार भिन्न है? अब ये सवाल आपके पास है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं सर इसमें लिखे क्या। तो इसमें सबसे पहले तो ये जानना है कि सूक्ष्म वित्तीय बैंक है क्या, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये जानना है कि बैंक क्या है। इसमें कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सूक्ष्म वित्तीय बैंक क्या है, उसके बाद में बैंक क्या है, ठीक है, और उसके बाद में सूक्ष्म वित्तीय बैंक से किस प्रकार भिन्न है, तो उसके बाद में भिन्न किस प्रकार है ये आपको जानना है। अब भिन्न जो है ये सापेक्षिक शब्द है। भिन्न का मतलब ये नहीं होता कि वो किस प्रकार उससे अलग है, यानी कि एकदम विपरीत है, ऐसा नहीं होता है। भिन्न में आपको यह भी बताना होता है कि एक जैसे गुण कौन से हैं और अलग अलग गुण कैसे हैं, ठीक है। तो जब आप ये दोनों उसमें ऐड करते हैं
तो ये हो जाता है कि अच्छा ये इनका सेम है और ये इनसे अलग है। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर कैसे इसका लिखना है। आपको सबसे पहले सूक्ष्म वित्तीय बैंक का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद में बैंक का डेफिनेशन लिखना है, और उसके बाद में ये भिन्न किस प्रकार हैं तो ये आप बहुत इजीली समझा देंगे कि चूंकि सूक्ष्म वित्तीय बैंकों को ऋण देने के लिए उतनी सुविधा नहीं होती है या उनके लिए पर्याप्त बाध्यता होती है ऋण प्रदान करने के लिए, जबकि जो फुल प्रूफ बैंक होते हैं उनके लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती है। और दोनों में समानता क्या है कि दोनों डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, दोनों लोन प्रोवाइड करते हैं। इतनी सी बात आप लिख देंगे, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जवाब लिखते हैं और इसका जवाब 2 से 3 लाइन में, अधिकतम 2 से 3 लाइन में आपको लिखना है। आप अपने शब्द का चयन और वाक्य को मजबूत कीजिए, ठीक है, ताकि कम शब्दों में आप लिख पाए। यूपीएससी में मात्र आपको 150 शब्दों में 2 लाइन का जो प्रश्न होता है उसका जवाब लिखना होता है, यानी कि लिखा होता है कि अधिकतम शब्द सीमा 150 है। 151 अगर होगा तो वो आपका अच्छा उत्तर नहीं माना जाएगा। यूपीएससी चाहती है कि आप एकदम अवक्षेप निकाल के पटक दें कॉपी पे। ठीक है, सवाल आपने पढ़ा, जो उसका जवाब एकदम कंक्रीट जवाब आप लिख दीजिए। बहुत लंबा कहानी, जैसे यूनिवर्सिटी के पेपर में खूब कहानी बनाते हैं, पूछ लिया कि गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों किया था, अब बता रहे हैं कि गांधी का जन्म कब हुआ था। अरे वो थोड़ी पूछ रहा है। तो आपको यूनिवर्सिटी वाले तो नंबर दे देते हैं, लेकिन यूपीएससी नंबर नहीं देगा। अगर वो पूछ रहा है कि गांधी का असहयोग आंदोलन बताओ तो वही बताना पड़ेगा आपको। अब आप ये नहीं बता सकते कि गांधी का जन्म कब हुआ, वो अफ्रीका कब गए, वापस कब आए, और सारी कहानी जो आप है ना वो नहीं बता पाएंगे। आप वो बताएंगे तो आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसका जवाब आप जरूर लिखेंगे, जिसका जवाब मैं कमेंट में भी दूंगा और वीडियो में भी दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।